नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों को लाला लाजपत राय जी के बारे में बतला रही हूँ। लाला लाजपत राय जी का जन्म एक अत्यंत निर्धन वैश्य परिवार में 28 जनवरी सन 1865 में पंजाब के जिला फिरोजपुर की मोगा तहसील के अंतर्गत एक छोटे से गांव ढोडी ग्राम में हुआ था। यह ग्राम उनका ननिहाल था। लाला लाजपत राय के पिता श्री राधा कृष्ण एक साधारण अध्यापक थे। मात्र 25 रुपये वेतन पाते थे, जो अंत में जाकर 35 रुपये मासिक हो गया था। लाला लाजपत राय अपने जीवन में एक वकील बनना चाहते थे। ऐसे निर्धन पिता से ऐसी आशा कैसे की जा सकती थी कि वे अपने पुत्र को वकालत जैसी उच्च शिक्षा दिला सकें। उस घोर निर्धनता में भी श्री राधा कृष्णन ने रोपड़, जहां वे काम कर रहे थे, एक राजकीय मिडिल स्कूल में लाला लाजपत राय जी का दाखिला कराया। वह स्कूल 6ठी कक्षा तक ही था, अतः वे अपने पुत्र के आगे की पढ़ाई को लेकर हताश हो गए। इसी बीच उनके पिता का स्थानांतरण शिमला हो गया। गरीबी के कारण वे अपने परिवार को भी वहां नहीं ले जा सकते थे, न ही लाजपत राय की आगे पढ़ाई करवा सकते थे। परंतु लाजपत के मन में आगे पढ़ने की गहन इच्छा थी, लगन थी। उन्होंने माता द्वारा पिता को कहलाया कि यदि उनको लाहौर भेज दिया जाए तो वे वहां अपने प्रयत्न के द्वारा शिक्षा का प्रबंध कर लेंगे और जो सहायता वे सरलतापूर्वक कर सकें कर देंगे। पिता को यह संदेश मिला तो उनका हृदय आनंद और गर्व से भर गया। उनके मन में यह विचार भी आया कि यह छोटा सा बच्चा वहां जाकर अपनी पढ़ाई का क्या प्रबंध करेगा, परंतु संकोचवश उन्होंने यह सब कुछ नहीं पूछा और लाहौर जाने की उनको आज्ञा दे दी। वहां जाकर लाला लाजपत राय ने मितव्ययिता, ट्यूशन और छात्रवृत्ति के जरिए अपनी पढ़ाई जारी की। अपने उद्योग और परिश्रम के बल पर उन्होंने वकालत की उच्च शिक्षा पास की और एक सफल वकील बने। हालांकि ला की डिग्री पाने के पीछे उन्हें घोर आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा। भोजन का अभाव तो जब तक बना ही रहता था। हालांकि छात्रवृत्ति मिलती थी, परंतु 6 रुपये की छात्रवृत्ति बहुत कम पड़ती थी। उस छात्रवृत्ति में से 2 रुपये कॉलेज की फीस, 3 रुपये वकालत का शुल्क और 1 रुपया छात्रावास का निवास शुल्क। ज़्यादा ट्यूशन पढ़ा सकने का समय भी नहीं मिलता था। उन्होंने कभी अपने पिता को अपने अर्थाभाव के बारे में नहीं बताया, परंतु उनके न बतलाने पर भी उनके पिताजी को उनकी कठिनाइयों का पता किसी तरह से चल गया और उन्होंने परिवार के खर्च में कटौती करके मासिक रूप से कभी 8 कभी 10 रुपये उन्हें भेज दिया करते थे। वकालत की डिग्री पाने के पश्चात उन्होंने रोहतक में वकालत प्रारंभ करने के साथ ही साथ लाहौर में DAV कॉलेज का काम भी करना शुरू कर दिया। कॉलेज नया नया ही स्थापित हुआ था, उसके स्थायित्व और विकास के लिए बहुत काम करना था। उन दिनों निस्वार्थ सेवा और निःशुल्क कार्यकर्ताओं की बड़ी कमी थी। लाला लाजपत राय ने कॉलेज को अपनी सेवाएं प्रदान की। वे प्रायः कचहरी के बाद रोहतक से लाहौर चले जाया करते थे। वहां जाकर कॉलेज का काम देखते, अगली योजनाओं पर विचार विमर्श करते, अवसर मिलने पर 1-2 कक्षाएं भी ले लेते थे। उसमें या तो कोई महत्वपूर्ण विषय पढ़ाते थे या नैतिकता, आचरण, अनुशासन, जनसेवा और देशभक्ति के प्रेरक उपदेश दिया करते थे। यद्यपि कॉलेज ने उन्हें आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव किया, किंतु उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। अनंतोगत्वा वे रोहतक से हिसार चले आए। हिसार में आकर लाला लाजपत राय ने जल्दी ही जनसेवा का क्षेत्र खोज निकाला। उन्हें पता चला कि वहां म्यूनिसिपैलिटी में मंत्री पद रिक्त है, जिसकी वजह से काम सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। उन्होंने तत्काल अपनी अवैतनिक सेवाएं उस स्थान के लिए समर्पित कर दी। नगर की स्वच्छता और छोटी शिक्षा संस्थाओं को स्थायित्व दिलाया, चुंगी चौकियों पर होने वाले भ्रष्टाचार को रोका और कर्मचारियों के लिए अनेक सुधारों का प्रयत्न किया। अपनी इन सेवाओं और सद्भावनाओं के कारण वे हिसार में बड़े लोकप्रिय हो गए। उन्होंने अपने समर्थकों संग अनेक सभाएं की, जिनमें लोगों का ध्यान अनाथों की दशा की ओर आकर्षित किया और उनके लिए एक अनाथालय और एक उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। जनता ने उनके इस प्रस्ताव का केवल समर्थन ही नहीं किया, वरन हाथों हाथ उसे कार्यान्वित भी कर दिया।
इस प्रकार अनाथालय और अनाथों के लिए उद्योग की स्थापना द्वारा उन्होंने कितने ही लोगों को आश्रय दिया। हिसार में वे जन कल्याण की बहुत सी योजनाओं को क्रियान्वित करने पर विचार कर ही रहे थे कि लाहौर की अनिवार्य आवश्यकताओं ने उन्हें फिर वहां बुला लिया। दरअसल उनके द्वारा पोषित डीएवी कॉलेज अव्यवस्था के कारण प्रगति से वंचित हो रहा था। उसके आधार आर्य समाज में फूट पड़ जाने से जनहित की बड़ी हानि हो रही थी। लाहौर का जन जागरण एक सच्चे नेता की मांग कर रहा था, अतः उन्हें पुनः लाहौर जाना पड़ा। लाहौर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले कॉलेज कमेटी का मंत्री पद का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लिया और कॉलेज की व्यवस्था दुरुस्त करने में दिन रात एक कर दिया। इसके लिए उन्हें जितनी बार जिसके पास जाना पड़ा वे गए, जिसकी कुसाम मिन्नतें करनी पड़ी वो किए और जो भी परिश्रम करना पड़ा किया। खंडित आर्य समाज को अखंड बनाने के लिए उन्होंने सदस्यों की बैठकों के साथ साथ सार्वजनिक सभाएं की। उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप कॉलेज कमेटी और आर्य समाज के सदस्यों में जो टूट फूट हुई थी उसके तत्व कुछ कम हुए। लालाजी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज समाचार नामक समाचार पत्र का भी संपादन करते थे और भारत सुधार तथा आर्य मैसेंजर नामक समाचार पत्रों का भी कार्य देखते थे। हिसार से जिस समय वे लाहौर के लिए रवाना हुए थे उस समय उनकी वकालत से मासिक आय 1000 रुपये से 2000 रुपये तक थी। लाहौर में आकर वे जन सेवा के कार्यों में इस सीमा तक संलग्न हो गए कि वकालत के लिए उनको अपनी जीविका चलाने तक का ही काम कर पाते थे और परिवार को कुछ सहायता दे सकें। जन सम्मुख के सेवा के सम्मुख उन्होंने अपना जो व्यक्तिगत स्वार्थ था उसको भी तिलांजलि दे दी और उनकी दृष्टि में जन सेवा के सम्मुख धन का कोई महत्व नहीं था। लाला लाजपत राय दोबारा लाहौर आए तभी कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की वजह से उनका सेवा क्षेत्र कई प्रांतों तक बढ़ गया। सन 1866-67 में पूरे भारत में सूखा पड़ गया जिसने दुर्भिक्ष के रूप में सारे देश में त्राही त्राही मचा दी। लोग उससे उबर भी नहीं पाए थे कि प्लेग फूट पड़ी। ऐसे भयानक समय में उन्होंने जिस साहस, तत्परता और जनसेवा की भावनाओं का प्रमाण दिया उससे देश की जनता ने उन्हें सिर आंखों उठा लिया। लाला जी की सेवा भावना और तत्परता का फल यह हुआ कि न केवल देश के कोने कोने से बल्कि विदेशों से भी अकाल पीड़ितों के लिए सहायता सामग्री आने लगी। परंतु इस जनसेवा कार्यों में लाला जी ने न केवल अपनी हजारों रुपए की आय का उत्सर्ग किया बल्कि स्वास्थ्य का भी एक बहुत बड़ा भाग बलिदान कर दिया। कुछ ही समय पश्चात सन 1869 में राजस्थान में पुनः अकाल पड़ गया। लाला जी ने राजस्थान के अकाल पीड़ितों की भी उसी उत्साह से सेवा की जिस तत्परता से उन्होंने पहले की थी। इसके साथ ही साथ अछूतों और हरिजनों के प्रति लाला लाजपत राय की सहानुभूति सदैव से रही थी। हिंदुओं के इस वर्ग की दयनीय दशा को वे समाज का एक कलंक मानते थे। अछूतों की दशा सुधार के लिए उन्होंने अखिल भारतीय अछूत सम्मेलन में अध्यक्ष पद से बड़ा मार्मिक भाषण दिया तथा लोगों से तन, मन और धन से उनकी सहायता करने की अपील की। अछूतों के उद्धार के साथ साथ उन्होंने वेश्याओं की दशा सुधार की भी चेष्टा की। वे वेश्याओं का अस्तित्व समाज की नैतिकता के लिए हलाहल मानते थे और चाहते थे कि समाज का यह विष दूर हो जाए। रोटी के लिए जो अनाथ स्त्रियां इस भयानक जीवन को अपना लेती थी उनके लिए लाला जी ने अनाथालयों में स्थान कराया। बहुत से ऐसे छोटे मोटे शिल्पों का प्रचार कराया जिसके आधार पर वे सम्मानपूर्वक अपनी जीविका कमा सके। जिस समय लाला लाजपत राय अछूतोद्धार में लगे थे उस समय की राजनीतिक हलचलों और विशेषतया बंग भंग के सरकारी षड्यंत्र ने उन्हें उस ओर राजनीति के मंच पर जाने के लिए विवश कर दिया और वे राजनीति में शामिल हो गए। जिस समय वे इलाहाबाद अधिवेशन में शामिल होने गए उस समय उनकी आयु मात्र 23 वर्ष की थी, किंतु इतनी छोटी सी आयु में ही वे जनता की इतनी सेवा कर चुके थे कि जब वे इलाहाबाद पहुँचे तो विशाल जनसमूह ने उनका स्वागत किया। उनके ऐतिहासिक भाषणों ने देश में एक नई ज्योति, एक नई हलचल और एक नई राजनीतिक चेतना पैदा कर दी। इस अधिवेशन में उन्होंने अपना भाषण अंग्रेजी के बजाय हिंदुस्तानी में दिया और एक हीन परंपरा तोड़कर आदर्श परंपरा का प्रवर्तन किया।
भारतीय शासन में सुधार के प्रस्ताव लेकर जब वे इंग्लैंड गए, तब उन्होंने राष्ट्र के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय जनमत का समर्थन पाने के लिए लगभग सारे यूरोप का दौरा किया। जिस समय वे भारत लौटे तो अपने साथ इंग्लैंड की पार्लियामेंट का रोष, जनता की सद्भावना, क्रांति की एक नई चेतना और अमेरिका की शिक्षा पद्धति का ज्ञान लेकर आए। भारत आकर उन्होंने अपने अनुभव एवं अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट घोषणा कर दी कि भिक्षावृत्ति के आधार पर स्वाधीनता नहीं मिल सकती, उसके लिए साहसपूर्वक कदम उठाना ही पड़ेगा। लाला लाजपत राय ने बंग भंग विरोधी आंदोलन में पंजाब को शामिल कर बंगालियों की मांग का बल बढ़ा दिया। लोगों में स्वदेशी वस्त्रों के प्रयोग और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की भावना बढ़ाई। विदेशी सरकार ने लाला लाजपत राय को भारी खतरा समझा और बहुत भय तथा लोभ दिखलाया ताकि पंजाब का वह सिंह पुरुष किसी तरह उनके कब्जे में आ जाए। सरकार ने उन्हें पद प्रतिष्ठा का लोभ दिया। जब वह काम न आया तो विविध प्रकार के त्रास दिए। वकालत की डिग्री छीन लेने का भी भय दिखाया, परंतु लाला लाजपत राय अपने सिद्धांतों से विचलित नहीं हुए। तब उन्हें निर्वासन का दंड सुना दिया। इस तरह बिना मुकदमा चलाए वे भारत से मांडले भेज दिए गए और वहाँ पर उन्हें कष्टदायक एकांत कोठरी में रखा गया। उनके घूमने फिरने, किसी से मिलने, यहाँ तक कि समाचार पत्र पढ़ने पर भी उनके प्रतिबंध लगा दिया गया। इस प्रकार उन्हें भारत ही नहीं सारे संसार से ही पृथक कर दिया। 6-7 माह इस प्रकार के पाशविक अत्याचार करने के बाद सरकार को जनमत के दबाव और लोक निंदा के भय से उन्हें मुक्त करना पड़ा। लाला लाजपत राय मांडली से पंजाब आए और अपने पावन कर्तव्यों में लग गए। उन्होंने प्रवासी भारतीयों की सेवा के लिए स्वयं सेवक दल संगठित किया और हजारों रुपए की धनराशि एकत्र कर दक्षिण अफ्रीका भेजी। यह सब कार्य करते हुए भी उनका मन अब राजनीति से विरत हो रहा था। उसका कारण था कांग्रेस में फूट। इस दोष के कारण कांग्रेस निकम्मी होती जा रही थी। लाला लाजपत राय के जीवन का ध्येय जनसेवा था। पूरी राजनीति से उन्हें घृणा थी। अतएव उन्होंने उस समय कांग्रेस से हटकर अपना समय जनहित के कामों में लगाना ही अच्छा समझा और पुनः लाहौर के डीएवी कॉलेज की सेवा में लग गए। लेकिन उनके हृदय में देशभक्ति का जो भावना थी वो कूट कूट कर भरी थी और जब 2 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया तो लाला जी भी उसके विरोध में उसमें शामिल हो गए। लाला जी के शामिल होते ही उनका जुलूस जो था वो विशाल सभा में बदल गया। लाला जी बराबर बोलते गए और जनता साइमन लौट जाओ का नारा लगाती। लाला जी का उत्साह पुलिस कप्तान सैंडर्स से नहीं देखा गया और उसने लाला जी पर लाठियां चलानी प्रारंभ कर दी। लाला जी लाठियों का प्रहार सहते सहते विचलित, चोट तो लगी रही थी परंतु वे विचलित नहीं हुए, परंतु पुलिस की निर्दय लाठियों ने उनके कलेजे में संघातिक चोटें पैदा कर दी। वे चारपाई पे पड़ गए, फिर उठ न सके और 10 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। इस प्रकार उन्होंने अपना तन मन धन सब देश हित के लिए समर्पित कर दिया। उनकी मृत्यु से देश भर में गहरा शोक छा गया। धन्यवाद।